वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पेलेनोलॉजी का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि पेलियो पेलेनोलॉजी जो है वो क्यों काम करती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप ना कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाई पेलियो पेलेनोलॉजी वर्क्स, कि पेलियो पेलेनोलॉजी क्यों काम करती है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला ये है, यूबिक्विटी ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। यूबिक्विटी का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हर जगह प्रेजेंस होना, ओमनी प्रेजेंस, प्रेजेंस एट एवरीवेयर। तो पेलिनोमॉर्फ्स की जब बात करते हैं तो पेलिनोमॉर्फ्स ऑलमोस्ट हर जगह जो है प्रेजेंट है। जब हम अक्रेंस देखते हैं पेलिनोमॉर्फ्स की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, तो हमें हर एज के अंदर पेलिनोमॉर्फ्स जो है वो मिलती हैं। हर तरह के बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के अंदर पेलिनोमॉर्फ्स उनकी प्रेजेंस जो है वो देखी गई है। जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं, स्पेशली जो स्पोर्स एंड पोलन्स हैं, वो लैंड के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वाटर के अंदर भी उनकी प्रेजेंस देखी गई है। लैंड के ऊपर स्पोर्स और पोलन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वाटर के अंदर जैसे कि बोट्रीकोकस हो गया, दूसरे एल्जी हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स की सिस्ट होगी, एक्रिटाक्स, और इसी तरह से कुछ स्पोरोमॉर्फ्स। इसके अलावा सॉल्ट वाटर के अंदर जब देखी जाए इनकी कंसिस्टेंसी, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, एक्रिटॉक्स वगैरह और दूसरे एल्गल माइक्रोस्कोपिक रिमेन्स, काइटिनोजोन्स, कोलिकोडोन्स, ये सारे। कहने का मकसद ये है कि पेलिनोमॉर्फ्स को जब हम स्टडी करते हैं तो लैंड से लेकर ओशन तक हमें हर जगह जो है स्टडी करनी पड़ती है। पेलियो पेलेनोलॉजी का मकसद ये है कि जो पेलिनोमॉर्फ्स प्रिजर्व हो गए हैं ओशन के अंदर या फिर सेडिमेंट्स के अंदर, तो उनको हम निकालें और उनकी स्टडी कर सकें। फिर दूसरा आंसर, या फिर क्यों हम उनको स्टडी करते हैं पेलियो पेलेनोलॉजी को, तो उसका आंसर ये है, अबंडेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। अबंडेंस कहते हैं इनकी बहुत ज़्यादा तादाद को, और ड्यूरेबिलिटी इनके पायदार होने को, कि इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी क्यों है, वक्त गुजरने के साथ भी ये ख़राब नहीं होते पेलिनोमॉर्फ्स। अगर हम इनकी अबंडेंस की बात करें, जैसे कि ज़्यादातर पेलिनोमॉर्फ्स, स्पेशली स्पोर्स और पोलन और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं पेलिनोमॉर्फ्स की कैटेगरी के अंदर देखा जाए दूसरे किसी भी फॉसिल की निस्बत, चाहे इनकी कोई और कैटेगरी हम स्टडी करें। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हम एक सैंपल लें, सिल्ट का सैंपल लें, ठीक है, सिल्ट के एक सैंपल के अंदर हमारे पास जो पेलिनोमॉर्फ्स की तादाद थी अप टू 5 मिलियन डाइनोफ्लैजिलेट्स पर ग्राम। अगर हम 1 ग्राम सिल्ट का लें तो उसके अंदर 5 मिलियन डाइनोफ्लैजिलेट्स जो थे वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम सीड स्टोन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी 4 मिलियन पोलन्स जो हैं वो पर ग्राम प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसके अंदर हमारे पास 10,000 से लेकर 100,000 तक पेलिनोमॉर्फ्स भी 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद, इतनी ज़्यादा अबंडेंस की वजह से हम पेलिनोमॉर्फ्स को स्टडी करते हैं, और इसीलिए पेलियो पेलेनोलॉजी जो है वो काम करती है, सर्च करती है। उसके अलावा बात करते हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक वैल्यू की। जो हमारे पास स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ आती हैं पॉपुलेशंस की, जो हमने पैलेंटोलॉजी से इकट्ठी करनी है, उसके अलावा हमने डाटा ऑर्गेनाइज करना है। हमारे पास कुछ स्पोर्स की कैटेगरीज आती हैं, जैसे हमारे पास फंगल स्पोर्स, प्लांट स्पोर्स, या फिर हमारे पास एनिमोफिलस प्लांट पोलन्स होते हैं। एनिमोफिलस प्लांट पोलन उनको कहते हैं जो कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं, विंड के ज़रिए उनकी पॉलिनेशन हुई होती है। ये सिग्निफिकेंट पार्ट्स हैं पीबीएपी के। पीबीएपी क्या है? प्राइमरी बायोलॉजिकल एरोसोल पार्टिकल्स। एरोसोल्स कहते हैं लिक्विड या फिर सॉलिड पार्टिकल्स जो कि हवा के अंदर सस्पेंड हुए हुए होते हैं। तो फंगस स्पोर्स ये भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो प्लांट स्पोर्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो विंड पॉलिनेटेड स्पोर्स हैं, हवा के ज़रिए जिनका डिस्पर्सल हुआ होता है, वो भी हमारे पास प्राइमरी बायोलॉजिकल एरोसोल्स हैं, क्योंकि वो सस्पेंड हो गए हैं हवा के अंदर। वो हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या फिर हवा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। ज़्यादातर जो स्पोर्स और पोलन्स की हम लोग बात करते हैं, तो उनकी वजह से ह्यूमंस को क्या होता है? एलर्जी होती है। और
इसकी वजह से हम लोग एरोबायोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पोलन की टाइप सर्च कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पोलन जो है वो ख़ास तरह की एलर्जी कॉज कर रहा है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने पोलन की बात करनी है एटमॉस्फेयर की अंदर, तो हम बात करते हैं इसकी एफिनिटी की, कि वाटर के लिए इसकी एफिनिटी क्या है। ये इसी तरह है जिस तरह न्यूक्लियाई जो है वो सोर्स प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कंडेंसेशन के लिए और फिर डायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट्स को। फर्दर मोर बात करते हैं हमारे पास स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक टफ और रेजिस्टेंट कंपाउंड है पेलिनोमॉर्फ्स का, ठीक है। ये भी डायनोस्पोरिन के अंदर प्रेजेंट होता है, सिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये वॉल का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं, ठीक है, वो प्रिजर्व हो गए हैं अपने सारे केमिकल विसिट्यूड्स की वजह से की बजाय भी। विसिट्यूड्स जो थे, जितने ज़्यादा विसिट्यूड्स आए, विसिट्यूड्स कहते हैं चेंजेस को, डिस्पाइट ऑल दोज केमिकल विसिट्यूड्स, ऑल दोज केमिकल चेंजेस, जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं वो प्रिजर्व होते चले गए, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। फिर उनको लैब के अंदर ले जाया जाने लगा और वहाँ पे इनकी जो है स्टडी की जाने लगी। तो पेलिनोमॉर्फ्स जो हैं टफ और रेजिस्टेंट हैं। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की बात करने का मकसद ये है कि इनके टफनेस की वजह से ये ड्यूरेबल हैं, इनके अंदर इतने ज़्यादा टफ और हार्ड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते और ये ड्यूरेबल हैं। तो ये था जी पॉइंट, अबंडेंस एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हमारे पास फास्ट एवोल्यूशन की वजह से भी हम लोग पेलियोपेलिनोलॉजी को स्टडी करते हैं। एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं, जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो पेलिनोमॉर्फ्स की या पेलियोपेलिनोलॉजी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एवोल्यूशन हुई है जिसकी वजह से हम लोग इनको स्टडी करते हैं। जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं वेरियस सॉर्ट्स के, जैसे कि प्रिजर्व पार्ट्स हैं लाइफ साइकिल्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, ये बनाते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्थ। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि कितनी ज़्यादा फास्ट एवोल्यूशन हुई, ठीक है, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा अबंडेंट है, कौन सा लेस अबंडेंट है। फिर हम क्या करते हैं, पेलिनोमॉर्फ्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बायोस्ट्रैटिग्राफी करते हैं। बायोस्ट्रैटिग्राफी क्या है, कोरिलेशन है, जिसके अंदर हम कोरिलेट करते हैं हिस्ट्री को, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से कोरिलेट किया कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप कितना ज़्यादा है, ठीक है, और उसकी वजह से हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। पेलिनोमॉर्फ्स की बात करें तो हमने हर एज के अंदर पेलिनोमॉर्फ को स्टडी किया है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, ऑर्डोविजियन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं पेलिनोमॉर्फ्स की, स्कोलिकोडोंट्स हो गया, काइटिनोजोन्स, ये सारे के सारे डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं। हमारे पास डिफरेंट स्पेसिमेंस आते हैं और फिर हम उनको पेलियोपेलिनोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस आती हैं पेलिनोमॉर्फ्स की। वो क्या है, इसको हम पेलियोपेलिनोलॉजी की भी डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, पेलिनोमॉर्फ्स के भी कह सकते हैं। वो क्या है, सबसे पहले अक्रंस और एब्सेंस। जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं वो हो सकता है किसी जगह बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो या फिर कहीं पे उनकी किल्लत हो, स्पार्स हो। जैसे कि पेलिनोमॉर्फ्स सीड साइज के हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पार्स है, बहुत कम है, या फिर एब्सेंट होते हैं ये वेल सॉर्टेड या फिर कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन्स के अंदर। और फाइन ग्रेन क्ले स्टोन्स की बात करें तो उनके अंदर भी पेलिनोमॉर्फ्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। तो कहीं पे पेलिनोमॉर्फ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और कहीं पे इतने कम है और कहीं पे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो इनकी अकरेंस और एब्सेंस भी हमारे पास एक डिसएडवांटेज है। फिर सेकंड इनकी कैटेगरी है लिमिटेशन की, अल्कलिनिटी। पेलिनोमॉर्फ्स की बात करते हैं तो पेलिनोमॉर्फ जो है हाईली सेंसिटिव हैं ऑक्सीडेशन के, बहुत जल्दी इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और इनकी जो हाई अल्केनिलिटी है उसकी वजह से भी इनकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है। फिर बात करें रेड बेड डिपॉजिट्स की, ठीक है, या फिर क्लीन लाइमस्टोन्स की, उनके अंदर क्या होता है कि ये जो
डिपॉजिट्स हैं वो इवेपोरेटिव है। इवेपोरेटिव है मतलब कि इवेपोरेशन के ज़रिए इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो ख़त्म भी हो सकते हैं। इवेपोरेशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा इनका जो मटेरियल है वो लॉस्ट हो सकता है, वेदरिंग के ज़रिए हो सकता है, या फिर कोई और हमारे पास एक्सेप्शन आ सकती है। फिर बात करते हैं इनकी सेंसिटिविटी की। जो पेलिनोमॉर्फ्स हैं वो सेंसिटिव हैं हाई टेम्परेचर से। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो पेलिनोमॉर्फ्स का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है रॉक्स का तो भी पेलिनोमॉर्फ्स वो अफेक्ट होंगे। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है रॉक्स के अंदर, ठीक है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जैसे स्लेट रॉक्स हो गया या फिर इस तरह की दूसरी रॉक्स जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कार्बोनाइजेशन की वजह से या फिर हीट और प्रेशर की वजह से प्रोड्यूस होता है, या फिर कोई दोबारा रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है जैसे कि डोलोमाइट की, तो ये सारी कंडीशंस भी अफेक्ट करती हैं पेलिनोमॉर्फ्स को। ये थी हमारे पास 3 लिमिटेशन या फिर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ पेलिनोमॉर्फ्स। फिर कुछ वेज हैं हमारे पास पोलन और स्पोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। वो कौन से वेज हैं? सबसे पहले है लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हमने पेलिनोमॉर्फ्स को स्पोर्स और पोलन्स मॉडर्न प्लांट्स के ऑब्जर्व करने हैं तो हम क्या करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोपी की टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास चिनोपोडिएसी, पोएसी, सिप्रेसी, इन सारी फैमिलीज़ के जो पोलन्स हैं हम लोग स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेम सिचुएशन जो है वो पर्मियन पीरियड में भी अप्लाई होती है। इसके अलावा बायोस्ट्रेटिग्राफी की टेक्निक भी यूज़ करते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोपी की स्टडी करने के लिए। फिर बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हम यूज़ करते हैं 2 तरह के माइक्रोस्कोप्स। एक है TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है हमारे पास SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके अंदर जो प्रिपरेशंस हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो सेक्शनिंग करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो टेक्निक्स हैं वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक के अंदर हम लोग जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसके अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं, और SEM के अंदर हम लोग सरफेसेस का जो है एनालिसिस कर सकते हैं, सरफेसेस को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस आती हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले रिप्रोडक्शन। स्पोर्स एंड पोलन्स की जब बात करते हैं तो स्पोर्स, हर प्लांट और स्पोर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर स्पोर्स और पोलन्स हेटेरोमॉर्फिक होंगे मतलब शेप के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो हमें उन स्पोर्स और पोलन को स्टडी करने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। हो सकता है एक ही स्पीशीज़ के अंदर सेम टाइप ऑफ स्पोर्स ना प्रेजेंट हो। लिंडस्ट्रॉम ने क्या किया, ये बताया कि स्पोरेंजिया उसने स्टडी किए। स्पोरेंजिया जब उसने स्टडी किए ग्लोसोटेरिड के स्पोरेंजिया, तो उसने देखा कि उसकी 4 मॉर्फोलॉजिकली डिस्परेट सोर्स हैं पोलन की। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो हैं या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन वो ग्लोसोटेरिड स्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स और पोलन की प्रोडक्शन की वजह से हमें जो है डिफ़िकल्टी आती है। फिर जेनरिक लेवल लिमिटेशंस भी हैं कुछ। डाइनोफ्लैजिलेट की सिस्ट की बात करें तो वो जेनरिक लेवल लिमिटेशंस के अंदर नहीं आती जिनकी स्पोर्स और पोलन की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर हम बायोस्ट्रैटिग्राफी का यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स के सिस्ट हैं वो रेगुलरली फाउंड नहीं होते मैरीन सेडिमेंट्स के अंदर, और जो स्पोरोमॉर्फ्स का रिमेन रह जाता है वो बेस्ट माइक्रोफोसिल्स हैं नॉन मैरीन सेडिमेंट्स के लिए। और इसी तरह हम जो है बायोस्ट्रैटिग्राफी के ज़रिए हम जो हैं वो रिलेट करते हैं और ऑर्गेनिजम्स का कनेक्शन बनाते हैं नॉन मैरीन और मैरीन लेवल पे भी। तो जेनरिक लेवल लिमिटेशंस भी हमारे पास सामने आती हैं जब हम पैलिनोलॉजी की स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आती है रीवर्किंग। रीवर्किंग सारे के सारे पेलिनोमॉर्फ्स के अंदर रीवर्किंग होती है। रीवर्किंग होती है इसीलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है। इसके अलावा वेदरिंग
बहुत ज़्यादा होती है पेलिनोमॉर्फ्स के अंदर। इरोजन हो सकती है किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर किसी और रीज़न की वजह से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मल्टीपल साइकिल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं रीडेपोजिशन के अंदर, ठीक है, तो इसीलिए हमें ये सारा कुछ कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन ये हमारे पास एक डिविलिश जो है प्रॉब्लम है। फिर हमने स्टडी करना होता है रीवर्किंग को डिफरेंट पीरियड्स के लिहाज से, जैसे कि डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन, पेलिनोमॉर्फ्स, ट्राइजेजिक रॉक्स, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स की, इन सारे सिचुएशंस के बाद हमने क्या करना होता है, पेलिनोस्ट्रेटिग्राफिक वर्क करना होता है। जब हमने पेलिनोस्ट्रेटिग्राफिक वर्क करना होता है इन सारे अफेक्टेड ग्रुप ऑफ रॉक्स के अंदर, तब हमारे पास जो है ये फिनोमिना जो सामने आता है जिसको हमने स्टडी करना है। ऑल्दो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।